So before going to the chapter, we must learn some things. Genetics. Now what is genetics? Genetics is the study of inherited characters and variation among them. So it is study of inherited characters and variation among them. तो कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन पास ऑन होते हैं, इन कैरेक्टर्स का जो भी वेरिएशन आएगा और कैरेक्टर्स कितने परसेंट में ट्रांसफ़र हुए या नहीं हुए, इसकी स्टडी जो हम करते हैं ये करते हैं जेनेटिक्स के चैप्टर में। तो सबसे पहले जो टर्म जेनेटिक्स है ये किसने दिया था? तो जेनेटिक्स टर्म्स गिवन बाय बेटसन। तो बेटसन ने जेनेटिक्स का टर्म दिया था और इसके बाद एक वर्ड आता है जीन। तो जीन टर्म जो है ये जोहानसन ने दिया था। तो ये दो टर्म्स जो हैं हमको जानना ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ेंगे अभी मेंडल लॉ के बारे में, मेंडल सिस्टम के बारे में, तो मेंडल ने जो भी चीज़ें बताई पहले फैक्टर्स वर्ड का इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस समय तक जीन वर्ड और जेनेटिक्स वर्ड नहीं आए थे। बाद में जब 1900 का टाइम निकल गया तब हमारे पास में बेटसन के द्वारा जेनेटिक्स का वर्ड दिया गया एंड द टर्म जीन गिवन बाय जोहानसन। सो लेट्स कम टू अ पॉइंट टू द स्टडी ऑफ ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो इनकी स्टडी के बिना, इनके बारे में जाने बिना हम जेनेटिक्स की स्टार्टिंग नहीं कर सकते, जेनेटिक्स को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बेसिक्स लॉ जो हैं वो जेनेटिक्स के ग्रिगोर जॉन मेंडल ने ही दिए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेंडल। मेंडल वाज बोर्न ऑन 1922 एट चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक कंट्री जो थी वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था 1822 में, और इनकी जो डेथ हुई थी 1884 में। अब इन्होंने क्या क्या काम किए? तो 1843 ईयर बाय ईयर हम इनकी स्टडी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन में बताऊंगा आपको मैं। ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री, ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री, यहाँ पर इन्होंने क्या किया? स्टडी की 1843 में। इसके बाद ये काम करने लग गए एज अ स्कूल टीचर। तो 1856 टू 1863 वहाँ पर एक दिन ये स्कूल में जा रहे थे और जाते थे, अचानक इनकी नज़र पड़ी पी प्लांट्स पर। पी प्लांट इसको हम कहते हैं पाइसम सटाइवम, बॉटनिकल जो उसका नेम है, और ये फैबेसी फैमिली का प्लांट है। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि उन प्लांट्स में अलग अलग कैरेक्टर्स के अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ वेरिएशन देखने को मिलते थे। क्योंकि जब मेंडल स्टडी करते थे उस समय पे से आज हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं मैथ्स का, आर्ट्स का, कॉमर्स का ब्रांचेस, तो उस समय सारी ब्रांचेस कंबाइंड हुआ करती थी। तो इनके ज़माने में मैथ्स भी पढ़ते थे और जब बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वही पढ़ा करते थे। तो जो मैथ्स का पार्ट था इनका काफ़ी अच्छा था और इस वजह से इन्होंने अपने आउटकम को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया और यही इनके सक्सेस का रीज़न भी था। तो हुआ क्या, जब उन्होंने 1856 में पी प्लांट में कुछ वेरिएशंस देखे, वेरिएशंस देखने के बाद में वहाँ पर उनको कुछ आइडिया आया, हो ना हो इनमें कुछ चेंजेस हैं, इन प्लांट्स में कुछ वेरिएशंस हैं जिसको हमको स्टडी करना चाहिए। तो इन्होंने पी में ब्रीडिंग स्टार्ट किया, पी ब्रीडिंग। 1865 इन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया एट ब्रून नेचुरल सोसाइटी। ब्रून नेचुरल सोसाइटी में अपना पेपर पब्लिश किया एंड फाइनली 1866 में इनका पेपर जो है वो पब्लिश्ड हो गया। मीन्स ये वो ईयर था जहाँ पर मेंडल का जो आउटकम था, जो रिजल्ट्स था, वो सबके सामने आया। लेकिन अनफॉर्चुनेट स्टोरी रही इनकी कि अराउंड 34 ईयर्स तक इनके काम के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। तो 34 ईयर्स के बाद में अराउंड 1900 लगभग 1900 ईयर में 3 साइंटिस्ट थे जो 3 अलग अलग देशों से बिलोंग करते थे और उन तीनों ने सेम प्लांट पे लगभग काम किया और करने के बाद में जो आउटकम थे वो भी उनको सेम मिले। तो कौन थे वो साइंटिस्ट? तो आपका एक क्वेश्चन जो मैंने बताया कि पेपर कब पब्लिश हुआ, यहाँ से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन 3 साइंटिस्टों के नाम में से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ, आप देखेंगे तो मिल जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले थे ह्यूगो डी व्रीज, जो कि डच बॉटनिस्ट थे। सेकेंड एरिक वॉन टेजरमैक, जो कि मेंडल के ही देश ऑस्ट्रिया के थे। पहले ये चेक रिपब्लिक हुआ करता था, जो चेक गणराज्य हम लोग पॉइंट में पढ़ते थे। बाद में बहुत सारे देश में ये इनका फ्रेगमेंटेशन हो गया तो वो ऑस्ट्रिया बन गया। तो ये भी मेंडल भी ऑस्ट्रिया के ही लेने वाले थे। और लास्ट था कॉल्स कोरेंस, जो बिलोंग करते थे जर्मनी को। तो इन तीन साइंटिस्टों ने 1900 में आके 1900 में आके सेम वर्क किया जैसा मेंडल ने किया था, और सेम उनको आउटकम आया। जब इनका रिजल्ट सेम आया तो इन्होंने पेपर सर्च किए इसके बारे में, और तब जाकर मेंडल की जो डिस्कवरी थी, जो ग्रेट वर्क था, वो ग्रेट वर्क सबके लाइट में आया। और यहाँ से एक नई ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ जिसे हम आज जेनेटिक्स के फॉर्म में जानते हैं। अब जेनेटिक्स पढ़ना है, किसी भी चैप्टर की हमको जब स्टडी करनी होती है, स्टडी करने के पहले हम उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको थ्योरी में भी काम आएगी, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी, इसको हम पहले समझते हैं। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमको क्वेश्चन पढ़ने में, थ्योरी को गेन करने में दिक्कतें आएंगी। तो वो टर्म्स क्या क्या चीज़ें पहले हम उनको सीख लेते हैं। तो वो जो टर्म्स हैं हमारे, सबसे पहला टर्म्स है जीन। नाउ व्हाट इज जीन? जीन इज़ अ पार्ट ऑफ एनी डीएनए। किसी भी डीएनए का एक ऐसा पार्ट डेट डिटरमाइन एनी कैरेक्टर, जिससे किसी कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन होता हो। सो व्हाट इज जीन? जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन एनी कैरेक्टर। तो हम कैरेक्टर को देखते हैं कैसा? फिनोटाइप के फॉर्म में। मतलब हमने किसी फ्लावर को देखा, जो भी हम उसके कलर पैटर्न को देखते हैं, रेड, पिंक, येलो, डार्क, ब्लैक, जो भी हम देख रहे हैं वो कैसा दिखाई पड़ता है हमको? वो जो दिखता है वो क्या होता है? उसका फिनोटाइप। बेसिकली वो फिनोटाइप डेवलप कैसे होता है? तो वो प्रोटीन से। और ये प्रोटीन बनता कैसे है? डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन हमको फाइनल आउटकम के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, फिजिकल अपीयरेंस के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो अगर हमने बोला है किसी जीन के बारे में डिस्कस करना है, मीन्स हम डीएनए के एक छोटे सेगमेंट को, जो पर्टिकुलर सेगमेंट किसी कैरेक्टर को आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम कहेंगे जीन। सेकेंड वन आता है एलील्स। नाउ व्हाट इज एलील्स? एलील्स इज अ alternate फॉर्म ऑफ जीन। जैसे अभी हम पढ़ेंगे मेंडल लॉ, तो मेंडल लॉ में आप देखेंगे वहाँ पर आपको दो टाइप के जीन्स मिलेंगे, एक डोमिनेंट फॉर्म कैपिटल टी और एक रिसेसिव फॉर्म स्मॉल टी। तो अगर किसी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म अवेलेबल हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म में, एक रिसेसिव फॉर्म में, इसे हम कहेंगे एलील्स। नाउ नेक्स्ट वन लोकस। लोकस इट इज़ अ प्लेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। सपोज हमारे पास कोई क्रोमोसोम है, क्योंकि क्रोमोसोम की लंबाई काफ़ी होती है। हमारे जो नेचुरल कंटेंट में देखेंगे तो वहाँ पर डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है। अगर हम उसको सेपरेट ओपन कर दें तो उसकी लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्रोमोसोम में देखें कि एंटायर लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम माने कोई डीएनए या क्रोमोसोम का फ्रैगमेंट है, तो हो सकता है वो लोकस यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो। किसी भी प्लेस में अराउंड द लेंथ कहीं पर भी वो जीन हो सकता है। तो उस जीन की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, वो स्टार्टिंग में है, मिडिल में है या एंडिंग में है, उसको हम कहेंगे लोकस। देन आफ्टर लोकस जीनोटाइप। जीनोटाइप इज set of alleles that any individual possess। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल के पास किस टाइप के एलील प्रेजेंट है, उनका कैसा वाला सेट है। कैसा कैसा हो सकता है? मे बी दो डोमिनेंट फॉर्म में हो, मे बी डोमिनेंट या रिसेसिव अल्टरनेट फॉर्म में हो, और मे भी हो सकता है कि वो सभी रिसेसिव फॉर्म में हो। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया हुआ है तो हमको इस तरीके का, डाईहाइब्रिड लेंगे तो हमको और भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। बट सिंपल जीनोटाइप मीन्स उसके पास एलील का टाइप क्या है, आइदर मे बी कम्प्लीटली डोमिनेंट, और मे बी हेटेरोजाइगस कंडीशन, और मे बी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। नाउ नेक्स्ट वन
Homozygous is set of same alleles, means if we have capital T और small t, तो अगर वो डोमिनेंट है तो दोनों एलील डोमिनेंट होंगे, अगर वो रिसेसिव है तो दोनों एलील क्या होंगे, रिसेसिव फॉर्म में होंगे। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे हम उसको, होमोजाइगस। नेक्स्ट वन हेट्रोजाइगस। सेट ऑफ अल्टरनेट एलील्स, जैसे कैसा होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखिए आपको एक मिलेगा डोमिनेंट एलील और दूसरा मिलेगा स्मॉल एलील। तो ऐसी कंडीशन जब भी प्रेजेंट रहेगी उसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट वन फिनोटाइप। जैसा मैंने बताया कि हमारा जीन जो होता है वो क्या होता है, डीएनए का एक पार्ट जिससे किसी कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन होगा। तो जब कोई कैरेक्टर बनेगा मतलब प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन के बनने से जो आउटकम आएगा वो हमको फिजिकल फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, कलर के फॉर्म में या डिफरेंट जो भी शेप एंड साइज हो सकता है उसके फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो फाइनली अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का अपीयरेंस कैसा है, इसे हम कहेंगे फिनोटाइप। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको समझने के बाद हमको थ्योरी पढ़ने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब इसके बाद इफ़ यू वांट टू स्टडी द कंप्लीट जेनेटिक्स, अगर हम पूरे जेनेटिक्स स्टडी करना चाहें, वी कैन डिवाइड द जेनेटिक्स इनटू 3 पार्ट्स। सो नाउ जेनेटिक्स को हम पहले डिवाइड करते हैं और फिर हम इसके बाद में इसकी स्टडी करेंगे। So we can divide genetics into 3 basic parts. The first one, classical genetics. क्लासिकल जेनेटिक्स वो पार्ट है जिसमें मेंडल ने वर्क किया था और मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशो बनाया था उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्लासिकल जेनेटिक्स में मेंडलिज्म का जो पार्ट है वो आता है, और इसी वजह से मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इनका नाम होगा ग्रिगोर जॉन मेंडल। सेकेंड वन, मॉडर्न जेनेटिक्स। अब मॉडर्न पार्ट में क्या हुआ, जैसे ही जेनेटिक्स की ब्रांच डेवलप हुई तो फर्दर इसके एक्सेप्शंस का भी डेवलपमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट किए गए, वहाँ से नए नए आउटकम आए, प्लस एनिमल्स के पार्ट में भी काफ़ी इसमें स्टडी हुई। तो प्लांट एनिमल में बहुत सारे एक्सेप्शनल चीज़ें जो अब तक मेंडल के पार्ट में नहीं थी वो इसमें लेके आई गई। तो ये नई नई रिसर्च जो थी वहाँ पर हम उसको पढ़ते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स के फॉर्म में। इसमें भी हम देखें अगर तो मॉडर्न जेनेटिक्स में बोलें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो इनको माना जाता है विलियम बेटसन। क्यों माना जाता है, क्योंकि विलियम बेटसन ने जितने भी एक्सेप्शंस थे मेंडल लॉ के उनकी डिस्कवरी की थी। फिर सेकेंड वन आता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे ड्रोसोफिला के ऊपर, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी, लिंकेज थ्योरी, क्रॉसिंग ओवर थ्योरी। ये जो थ्योरीज थी डिस्कवरी की थी इन्होंने T.H. मॉर्गन ने, और पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट किए गए थे ड्रोसोफिला के ऊपर में। तो यहाँ पर जो फादर हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये कहा जाता है T.H. मॉर्गन को। इसके बाद हमारे पास एक ब्रांच और आती है जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या चीज़ है, ये तो आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, देखा होगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है ये सबसे लास्ट में डेवलप की गई ब्रांच है। देखिए जैसे कोई भी एलील ट्रांसफ़र होगा एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन, लेकिन किस रेशियो में जनरेशन में पास ऑन होगा इसके बारे में मेंडल के पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था और उनके पेपर में उतना चीज़ें नहीं मिल पाई थी। तो इसका जो आंसर हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से। मीन्स एक एलील डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो
वो जाके नई जनरेशन में डोमिनेंट फॉर्म में रिकम्बाइन करेगा या हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिकम्बाइन करेगा या दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में रिकम्बाइन करेगा। इसका जो आंसर है वो हमको मिलता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की जो नींव है, फाउंडेशन, लेड बाय 3 साइंटिस्ट थे, एमिल फिशर, B.S. हेल्डाने एंड सीवॉल राइट। ये 3 लोग थे जिन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स की नींव रखी। तो अगर हमको पूरा का पूरा जेनेटिक्स स्टडी करना है, जैसे हार्डी विनबर्ग लॉ, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से आता है और यहाँ से आपके नीट के क्वेश्चन भी काफ़ी एकदम डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 हमारी पूरी कंप्लीट ब्रांचेस हैं जिसको पढ़ने के बाद हम ओवरऑल कंप्लीट जेनेटिक्स की स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बेस पार्ट जो कि मेंडलिज्म कहलाता है, क्लासिकल जेनेटिक्स। सो अब हमको पढ़ना है क्लासिकल जेनेटिक्स। तो कौन से कैरेक्टर मेंडल ने चूज़ किए थे पी प्लांट पे, उसके बारे में पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसके क्रॉस को बना सकते हैं। सो कैरेक्टर्स चूजन बाय मेंडल। तो अपनी स्टडीज़ के लिए मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को लिया था। कौन कौन से हैं देखते हैं। द फर्स्ट वन, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट का कैरेक्टर लिया था जिसमें कि प्लांट हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। तो एक प्लांट कैसा था, छोटा था, और एक प्लांट कैसा था, बड़ा था। तो जो बड़ा प्लांट था लंबाई में उसको टॉल नाम दिया गया, जो हाइट में छोटा था उसको ड्वार्फ नाम दिया गया। सेकेंड, फ्लावर। तो फ्लावर के यहाँ पर 2 कैरेक्टर लिए गए। फर्स्ट, फ्लावर पोजीशन एंड सेकेंड, फ्लावर कलर। पोजीशन के बारे में बात करेंगे। सपोज जैसे हम एक प्लांट की स्टडी करें अगर इस तरीके से, मान लेते हैं कोई फ्लावर अगर हमारा टॉप पोर्शन पे लगा हुआ है कि पूरा स्टेम का ग्रो हो गया और ग्रोथ होने के बाद में लास्ट में क्या हुआ, टॉप में फ्लावर लगा है, इसे हम कहते हैं टर्मिनल। अब अगर मान लें हमारे पास प्लांट है जिसमें लीफ निकली हुई है इस तरीके से, और लीफ के साइड में अगर यहाँ पर फ्लावर लगता है, इसे कहते हैं हम लोग एक्सियल। तो 2 टाइप की फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है, या तो एक्सियल होगी या तो टर्मिनल होगी। तो जो फ्लावर का पोजीशन था वो था एक्सियल एंड सेकेंड वन टर्मिनल। दूसरा कलर। अब कलर की बात करेंगे तो एक कलर था वॉयलेट और दूसरा था वाइट। तो जो वॉयलेट था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था और जो वाइट था वो रिसेसिव कैरेक्टर था। नेक्स्ट वन, सीड एंड फ्रूट। तो पहले हम फ्रूट को देखते हैं। फ्रूट के भी 2 कैरेक्टर यहाँ पर लिए गए थे। पहला फ्रूट साइज एंड सेकेंड वन कलर। तो साइज में क्या था, एक एकदम चिकना फ्रूट जैसे हम बनाएं इस तरीके से, ऐसा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रूट होता है हरे मटर का, जो भी सर्दी के सीजन में देखने को मिलता है, या तो एकदम वो चिकना रहेगा या तो फिर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस तरीके से, हल्की से उसमें आपको जो ग्रुप्स हैं वो नज़र आएंगे। तो अगर आपको ऐसा ग्रुप्स दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड, और अगर एकदम वो स्मूथ है इसको बोलेंगे इनफ्लेटेड। तो 2 टाइप के पॉट के कैरेक्टर लिए गए थे, एक था इनफ्लेटेड और दूसरा था कॉन्स्ट्रिक्टेड। सेकेंड वन कलर। कलर में क्या था, येलो एंड ग्रीन। तो हो सकता है इसका कलर आपको हल्का सा फेडअप दिखाई पड़े, मतलब येलोनेस रहे उसमें, या तो फिर एकदम डार्क ग्रीन दिखाई पड़ेगा। तो 2 कैरेक्टर लिए गए थे इसके। तो 1 2 3 4 5। लास्ट वन सीड। सीड में भी सीड कोट कलर एंड दूसरा था उसका ओवरऑल शेप। तो सीड को कलर कैसा होगा, या तो वो ग्रे कलर का होगा और या तो फिर वो
वाइट कलर का होगा। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, कभी मटर के दाने लेंगे तो आपको उसका छिलका जो होता है ना, सीड को कलर जो होता है वो हल्का सा ग्रे दिखाई पड़ेगा या फिर वाइट दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा है ना, शेप की बात करेंगे तो या तो वो स्मूथ होगा या तो फिर क्या होगा, रिंकल्ड होगा। मतलब उसमें आपको टॉप के पोर्शन में हल्की सी ऐसी वेविंग्स नज़र आएगी, है ना, लहरदार जो स्किन से नज़र आएगी, उसको बोलेंगे रिंकल्ड। तो ये हमारे 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने अपनी स्टडी में लिए गए थे। तो इस कैरेक्टर्स को हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है, सपोज फ्लावर के कितने कैरेक्टर लिए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए फ्लावर के 2 कैरेक्टर लिए गए थे, या इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया गया था। तो इन 7 में से कोई 2-3 दे देगा और आपको एक आंसर देगा जहाँ पर वो आंसर मेंडल ने नहीं लिया था, वही आपका सही आंसर होगा। तो है या नहीं है, दोनों टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये पूरा हमारा बेसिक था। अब मेंडल की जो बेसिक थ्योरी है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको हम पढ़ते हैं। हम अगर 2 प्लांट लें जिनके बीच में किसी एक कैरेक्टर में डिफरेंस होगा तो हम क्या कहेंगे उसे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो क्रॉस मेड बिटवीन 2 plants having difference in 1 character। अगर हमने किसी 2 प्लांट को लिया और लेने के बाद में क्रॉस करवाया जिनमें किसी एक कैरेक्टर में क्या आपस में डिफरेंस है, तो क्या कहेंगे उसे, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहला एक टॉल प्लांट लिया जो कि होमोजाइगस कंडीशन में था और इसका फिनोटाइप था टॉल। तो देखो जब भी हम लिखेंगे, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। इससे हमको आउटकम निकालने में, हमारे पास जीन होगा तो हम उसका फिनोटाइप निकाल सकते हैं, और अगर हमको फिनोटाइप दिया है तो हम उसका जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझना होगा। तो पहला हमने लिखा कैपिटल टी, तो ये किसी भी प्लांट का क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। और हमने लिखा टॉल है, टॉल प्लांट मतलब कैसा है, वो लंबाई में ज़्यादा है, तो ये हो गया उसका फिनोटाइप। इसका क्रॉस हम करवा रहे हैं एक ड्वार्फ प्लांट के साथ में जिसके पास जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी। तो ये इसका हो गया जीनोटाइप, और इसका जो हाइट है वो कैसा है, ड्वार्फ यानी कि छोटा है, तो ये हो गया इसका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप फिनोटाइप को समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहला हमको, जैसा मैं सीक्वेंस में बताऊंगा आपको, इस सिस्टम को फॉलो करना है। आप ये सीख जाएंगे, सीखने के बाद में आपको मास्टरी से आ जाएगी, तो आप बिल्कुल फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो पहला होता है स्टेप इसका, गैमीट बनाएंगे हम। अब यहाँ पर देखिए 2 टाइप के जो एलील्स हैं वो दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो गैमीट भी कैसे बनेंगे, मियोसिस के बाद में कम्प्लीटली सेम बनेंगे। तो सेम बनेंगे तो हम गैमीट को कैपिटल टी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी गैमीट सेम टाइप के बनेंगे तो हम गैमीट को स्मॉल टी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 भी लेंगे तो रिजल्ट हमको सेम मिलना है, इसलिए हम सेम गैमीट को लेके एक से काम चला रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्सअप किया और क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो जनरेशन है ये हमारी कहलाती है F1। F1 का पूरा नाम होता है फिलियल जनरेशन, इसको हम कहते हैं F1। अब देखिए F1 में हमारे पास में जो जीनोटाइप है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। हमने क्या पढ़ा था अभी कि कंडीशन जब भी हेट्रोजाइगस होगी मींस अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील एक साथ होंगे। तो दिख रहा होगा यहाँ पर देखो, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी कि 2 टाइप के एलील एक साथ में एक ही प्लांट में अवेलेबल है। अब इसका फिनोटाइप क्या आएगा, तो फिनोटाइप आता है टॉल। अब टॉल क्यों आएगा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे आपके 2 लॉ बने हैं, तो वो लॉ को हम स्टडी करेंगे, लेकिन इसके पहले हम करेंगे इसका आउटकम क्या आता है। ठीक है, तो हमारा जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, इसी के बेसिस में इसका आउटकम निकाला गया था। ठीक, अब वो आउटकम क्या था, वो आउटकम ये था, आउटकम ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आउटकम ये है कि कोई भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल पजेस 2 एलील्स। तो जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल होगा उसके पास कितने एलील होंगे, 2 टाइप के एलील होंगे अल्टरनेट फॉर्म में। मतलब कौन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो हमने अभी डायग्राम में बनाया। अब क्या होगा, दीज एलील्स
डू नॉट गेट ब्लेंड। ब्लेंड मतलब आपस में इनमें मिक्सिंग नहीं होगी, ये अपनी अपनी आइडेंटिटी को सेपरेटली मेंटेन करेंगे और मेंटेन करने के बाद में जब नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट बनेगा तो वहाँ पर 3:1 के रेशो में ट्रांसप्लांट होंगे, ठीक है। एंड ट्रांसफर इन द रेशियो ऑफ 3:1 इन नेक्स्ट जनरेशन। अगले जनरेशन में ये जाके 3:1 के रेशियो में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये हमारा जो आउटकम आता है ये कहाँ से आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F1 जो प्रोजेनी है यहाँ से आता है कि हमारे पास एक ही प्लांट में या एक ही ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के एलील्स हैं, लेकिन इसके बाद भी ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, अपना अपना आइडेंटिटी को सेपरेटली मेंटेन किए हुए हैं। और उसके बाद जब इनका फिर से मियोसिस होगा, गैमेट बनेंगे और गैमेट बनने के बाद में नेक्स्ट जनरेशन में ये 3:1 के रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसका F2 जनरेशन। तो जब हम बनाएंगे F2 जनरेशन तो पहला प्रोसेस क्या होगा हमारा, फिर से इस प्लांट में क्या होगा, मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो यहाँ से हमारे क्या बनेंगे, 50% गैमेट कैसे बनेंगे, टॉल वाले, और 50% गैमेट कैसे बनेंगे, स्मॉल टी या ड्वार्फ वाले। तो रेशो कितना रहेगा, दोनों का हाफ हाफ या 50-50। अब क्या करना है हमको, ये हमारे हो गए गैमेट्स और गैमेट से हम बनाएंगे अब चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड को हम लोग यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। इस तरीके से। अब क्योंकि हमारे पास में जो गैमेट्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट्स में क्या है, सेम है, तो हमने इधर मान लिया कि इधर हमारा मेल प्लांट है और इधर हमारे गैमेट जो हैं फीमेल प्लांट के हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में रिकम्बाइन करेंगे और नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी, और लास्ट में स्मॉल टी। तो ये क्या निकल गया हमारा, जीनोटाइप निकल गया। तो इस जीनोटाइप को हमको फिनोटाइप निकालना भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, देखिए जीनोटाइप कितना आया, कैपिटल टी इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 3 टाइप के हमारे पास में क्या आ गए हैं, जीनोटाइप आ गए हैं। तो रेशियो क्या होगा इनका, 4 में से देखेंगे तो 1/4। ये कितना आएगा हमारा, आता है 2/4, लेकिन हम इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आता है 1/2। तो फाइनल हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 1/2 लिखते हैं। और स्मॉल टी वाला कितना आया, 4 में से 1। तो देख सकते हैं कैपिटल टी देखो 1/4, कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2 या 2/4 लिखेंगे तो भी कट करके 1/2 ही आएगा। और लास्ट में क्या बचा, स्मॉल टी जो कितना आया 1/4। ये हमारा हो गया जीनोटाइप। अब हमने देखा था कि यहाँ पर देखिए जीन के टाइप से हमने फिनोटाइप का डिटर्मिनेशन किया था। तो आखिर फिनोटाइप कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। फिनोटाइप देखिए, जहाँ पर भी कैपिटल टी का एक भी एलील होगा, क्योंकि वो एलील कैसा है, डोमिनेंट एलील है, तो कोई भी डोमिनेंट एलील रहेगा उसके साथ में डोमिनेंट एलील हो या रिसेसिव एलील हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो कैरेक्टर वो डिटरमाइन करेगा वही हमारे आउटकम में दिखाई पड़ेगा। तो डोमिनेंट एलील का कैरेक्टर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो वो क्या है, डोमिनेंट एलील है। तो उसके साथ में स्मॉल एलील है, रिसेसिव एलील है, लेकिन उससे रिजल्ट में चेंजेस नहीं आएंगे। हमको दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या मिलेगा, टॉल प्लांट मिलेगा। तो जो 1/4 प्लांट थे ये भी हमको मिले टॉल, और जो 1/2 प्लांट थे ये भी हमको मिले टॉल। लास्ट वाले जिसमें स्मॉल टी के जीन्स हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है और नहीं होने की वजह से यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो रिसेसिव प्लांट हो जाएगा। तो प्लांट का हाइट क्या रह जाएगा, छोटा, और कैसा बनेगा वो, ड्वार्फ। तो देखिए ये प्लांट कितना था 1/4, ये कितना था 1/2, और ये कितना था 1/4। तो ओवरऑल अगर जोड़ दें तो हमारा आंसर 3/4 टॉल प्लांट का आएगा और 1/4 प्लांट हमको देखने को मिलेंगे ड्वार्फ वाले। तो ये जो रेशियो हमारा होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप का,
पूरे जेनेटिक्स का हमारा बेस है। हमको इस रेशियो को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्यूचर में पढ़ेंगे आप पेडिग्री का चैप्टर, वहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए भी इस जीनोटाइप का रेशियो और फिनोटाइप का रेशियो ये हमेशा काम आएगा। तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेशियो को याद रखना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हमारा था मेंडल का बेसिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बेसिस में क्या हुआ, दो लॉ बनाए गए। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको कैसे समझना है हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जब भी देखिए कोई दो टाइप के एलील, जैसे इन दोनों जीनोटाइप में दिख रहा होगा आपको, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, लेकिन हम जब रिजल्ट देखेंगे तो क्या है हमारे पास में, टॉल। अगर रिजल्ट टॉल आ रहा है, इसका मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब भी दो टाइप के एलील होंगे उसमें से जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो एलील क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सिंपल, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन द एलील which get expressed is dominant। वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। दोनों एलील में से जिसका एक्सप्रेशन आएगा, जिसके रिजल्ट के आधार पे हम प्लांट को देख के पहचान सकते हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट छोटी है, कलर कैसा है, फ्लावर का साइज़ कैसा है, जो भी हम लें वहाँ पर, तो क्या बोलेंगे उसको, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो पहला जो लॉ बना मोनोहाइब्रिड के बेस में वो बना लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकेंड बना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है कि किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में दो टाइप के एलील होते हैं। एनी डिप्लॉयड इंडिविजुअल possess टू अल्टरनेट एलील्स, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब क्या होगा, ऐसा डिप्लॉयड कंडीशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस के बाद में क्या होगा, ये दोनों एलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ मियोसिस these alleles get separate from each other and each gamete receive one type of एलील्स। कहने क्या मतलब है, हमारे पास में प्लांट था कैपिटल टी स्मॉल टी का, जो क्या है, डिप्लॉयड प्लांट है। हमने बोला कि जब भी कोई डिप्लॉयड इंडिविजुअल होगा और उसके पास में दो टाइप के एलील होंगे, कब होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर वो होमोजाइगस है मतलब दोनों के पास में कैपिटल टी होगा या दोनों के पास में स्मॉल टी वाला होगा। तो अभी क्या मान रहे हैं हम लोग, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो क्या होगा, मियोसिस। तो मियोसिस होने के बाद हमने पहले जो बनाया था, यहाँ पर गैमेटिक सेपरेशन होगा। तो 50% जो गैमेट होंगे उनके पास में जो एलील होगा वो कैपिटल टी का होगा, और 50% जो गैमेट होंगे उनके पास में कैसे होंगे, वो स्मॉल वाले होंगे। तो इसी को हम बताते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। तो ये दो लॉ जो हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस में दिए गए थे। ठीक, तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम पढ़ते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो हम जब किसी प्लांट में क्रॉस करेंगे जिनके बीच में दो कैरेक्टर्स के बीच डिफरेंस पाया जाएगा, तो क्या कहेंगे उसे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्रॉस मेड बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग डिफरेंस इन टू कैरेक्टर्स। अगर किसी प्लांट का हम क्रॉस कराएं जिनके बीच में दो कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, ठीक है, तो जैसा हमने मोनोहाइब्रिड बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे लेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट लिया जिसके पास में राउंड एंड येलो सीड थे, और ये क्या थे, डोमिनेंट कैरेक्टर थे। तो ये इसका हो गया
जीनोटाइप। अब इसका फिनोटाइप क्या आएगा? फिनोटाइप। तो देखो जहाँ पर भी कैपिटल आर का जीन रहेगा तो ये क्या है? डोमिनेंट जीन है। तो इससे कैसा बनेगा? राउंड सीड बनेगा, ठीक है। और जहाँ भी स्मॉल रहेगा तो ये कैसा हो जाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। और रिसेसिव कैसा बनेगा? रिंकल्ड सीड बनेगा। इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है। क्या होता है जब गैमेट बनाएंगे और जब डायहेड्रल क्रॉस में हम नए वाले जीनोटाइप बनाते हैं तो लास्ट में कन्फ्यूज़न आता है कि आखिर हमने गैमेट तो बना लिया, रिकम्बाइन भी कर लिया, अब आउटकम कैसे निकालें। तो जहाँ पर भी देखो हमको कैपिटल आर मिलेगा ऐसा, कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों ही कंडीशन में हमको राउंड सीड देखने को मिलेगा। और जहाँ पर भी हमको दोनों ही स्मॉल आर देखने को मिलेंगे तो इस स्मॉल कंडीशन में क्या बनेगा? रिंकल्ड सीड बनेगा। ऐसे ही अगर हम कैपिटल वाई के लिए लेंगे तो कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है? डोमिनेंट है। तो यहाँ पर सीड कैसा बनेगा? येलो कलर का बनेगा। लेकिन अगर ये वाई हमारा स्मॉल हो गया, जब स्मॉल हो जाएगा तो कैसा बन जाएगा? ग्रीन कलर का बन जाएगा। तो ये जो हमने आउटकम निकाला है ये कैसे निकाला है? जीन्स के बेसिस पे निकाला हुआ है। तो हमको जीन्स का जो आउटकम है यानी कि फिनोटाइप है उसको देख के जीनोटाइप इमेजिन करना भी आना चाहिए, और जो दिया गया जीनोटाइप है उसको देख के फिनोटाइप बनाना भी आना चाहिए, तभी हम क्या होगा? इसमें मास्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्रॉस को बना के देखते हैं कि क्रॉस में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। तो पहला प्लांट था जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसका फिनोटाइप है राउंड सीड एंड येलो। तो सीड कैसा है इसका? राउंड है और येलो है। इसका हम क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। और फिनोटाइप कैसा होगा? रिंकल्ड, क्योंकि स्मॉल क्या है? आर का जीन है, और ग्रीन क्योंकि स्मॉल वाई का जीन है। तो ये हमारा हो गया इसका फिनोटाइप। अब क्या करना है? यहाँ से पहला हमने जो F1 में किया था जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वही करना है। तो गैमेट बनाएंगे और गैमेट से हम F1 बनाएंगे। तो देखो गैमेट कैसा बनेगा? R एंड Y, क्योंकि दोनों R सेम है। अगर दोनों का सेपरेशन भी होगा तो दो टाइप के गैमेट मिलेंगे, लेकिन दोनों ही गैमेट में कैपिटल R का जीन होगा। तो इसलिए हमने एक R ले लिया। कैपिटल वाई के लिए बनाएंगे, दो गैमेट बनेगा फिर से, तो दो टाइप गैमेट बनने में भी कैपिटल वाई का ही जीन है, तो फ़र्क कुछ नहीं आना है, इसलिए हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा। सेम कंडीशन में यहाँ से बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब क्या करना है? इसको दोनों को मिला के रिकम्बाइन करना है। तो क्या बनेगा? F1 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन का जीनोटाइप होगा, देखिए हमने पहले कैपिटल आर स्मॉल आर को मिला के रख दिया, फिर कैपिटल वाई को लिखा और फिर स्मॉल वाई को लिख दिया। तो क्या हो गया? हमारा बन गया डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ से हमारा ये तो बन गया जीनोटाइप। नाउ व्हाट विल द फिनोटाइप? फिनोटाइप कैसे निकालेंगे और क्या होगा हमको देखना होगा। तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जहीं पर भी हमारे पास में एक डोमिनेंट एलील होगा और वो एक्सप्रेशन देगा तो क्या कहेंगे? वो डोमिनेंट है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आना है। यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल आर का जीन है, और स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव है। तो रिजल्ट जो आएगा वो कैसा बनेगा? कैपिटल आर के अकॉर्डिंग बनेगा। तो कैपिटल आर का जीन किसके लिए है? ये है हमारे राउंड सीड के लिए। तो यहाँ पर फिनोटाइप जो बनेगा राउंड। अब यहाँ पर भी देखिए कैपिटल वाई का जीन है और साथ में क्या है? स्मॉल वाई है। तो डोमिनेंट एलील जब प्रेजेंट है तो वो अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, जो हमने पढ़ा अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। तो कैसा सीड बनेगा? येलो। तो ये हमारा आ गया इसका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप से फिनोटाइप निकालना आना चाहिए। और सेम कंडीशन कई बार क्वेश्चन में आपको इमेजिन करने देता है कि उसका आउटकम दे दिया है, फिनोटाइप दे दिया है, लेकिन उससे आपको जीन्स के टाइप को इमेजिन करना होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होगा? यहाँ पर ये जाएंगे F2 जनरेशन में, और जब F2 जनरेशन में जाएंगे तो क्या होगा? मियोसिस। तो क्या बनेगा? यहाँ से फिर से गैमीट्स बनेंगे। लेकिन अब जो गैमेट्स बने थे F1, उससे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो उसको हम देखते हैं कि डिफरेंस कैसे आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, उसको हम समझते हैं। देखो पहले कैपिटल आर है, इसने कैपिटल वाई के साथ एक बार कंबाइन किया। सेकेंड, कैपिटल आर ने स्मॉल वाई के साथ कंबाइन किया, मतलब आर का जीन हमारा हो गया। फिर हमने क्या किया? स्मॉल आर को लिया। अब एक बार स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना और दूसरी बार
स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ में कॉम्बिनेशन बना। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमने क्या किया है, आर का कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में और स्मॉल आर का स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ में कॉम्बिनेशन बनाया। तो हमको कितने टाइप गैमेट मिले, 4 तरीके के गैमेट मिले हैं। तो क्या होता है, इसी के बेसिस में बनाया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि कोई भी एक एलील किसी भी दूसरे एलील के किसी भी टाइप के साथ में रिकम्बाइन करने के लिए फ्री होता है। वहाँ पर आप कोई लिमिटेशन नहीं बांध सकते क्योंकि इनके बीच में कोई लिमिटेशन है ही नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कैपिटल आर है तो उसने कैपिटल वाई से भी रिकम्बाइन किया और स्मॉल वाई से भी रिकम्बाइन किया। स्मॉल आर है तो उसने कैपिटल वाई से भी रिकम्बाइन किया और स्मॉल वाई से कॉम्बिनेशन बनाया। तो दोनों ही टाइप के एलील किसी भी फॉर्म के साथ में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसे कहेंगे एलील्स which are present at different locus can recombine independently। तो ये जो एलील्स हैं इंडिपेंडेंट तरीके से किसी भी दूसरे के साथ में आपस में रिकॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमको ये जो 4 गैमेट चाहिए थे वो मिल गए। अब हम इसका बनाते हैं चेकर बोर्ड और आउटकम क्या आता है उसको देखते हैं। तो देखिए पहले बनाएंगे हम चेकर बोर्ड, थोड़ा बड़ा बनेगा पहले से। हाँ, तो हम लोग बना रहे थे डायहाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि इस तरफ मेल गैमेट हो जाएंगे और एक तरफ फीमेल गैमेट हो जाएंगे। अब हमने जो गैमेट्स बनाए थे उसको साइड में हम लिख लेते हैं ताकि भूले ना। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इन चारों को हम यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो सेम गैमेट्स को हमको इधर भी लिखना है। ठीक, अब क्या करना है, सबको रिकम्बाइन करके इसमें अरेंज करते जाते हैं। तो कैपिटल आर को पहले साथ में लिख दिया, फिर कैपिटल वाई लिख दिया। दूसरा कैपिटल आर को लिखा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दिया, फिर कैपिटल आर को लिखा। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आर तक चल रहा था, अब ये कैपिटल आर है, अब यहाँ पर स्मॉल आर आ गया है। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैपिटल आर के साथ में कौन सा एलील आ रहा है उसको हम ध्यान से लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं। और वाई कैसा दोनों में डोमिनेंट है। फिर लास्ट में देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए यहाँ पर भी वाई स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान से लेके चलना पड़ेगा वरना गड़बड़ी के चांस रहते हैं। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट वन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लास्ट वन स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारा बनेगा पूरा का पूरा 16 प्रोजेनी। तो इस 16 प्रोजेनी में हमको जो रेशियो आता है उसको निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, जहाँ पर भी 2 में से एक एलील डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो रिजल्ट कैसा बनेगा, डोमिनेंट। तो देखिए जहाँ पर भी कैपिटल आर का जीन है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद में कौन सा बनेगा, और एक मिनट देखो यहाँ गलती कर दी मैंने भी, स्मॉल आर होगा, यहाँ पर भी कैपिटल आर, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, राउंड। तो देखो जहाँ पर भी कैपिटल आर का जीन आएगा हमारे पास में ये सब जगह क्या होगा, राउंड। तो हम लिखते जाते हैं राउंड 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 एंड राउंड। यहाँ भी हमने लिख लिया।
ठीक, तो जितने भी हमारे पास में कैपिटल आर को देख के राउंड बन सकते थे हमने उसको पहले लिख लिया। अब क्या करना है, कैपिटल वाई के जीन को देखना है और जहाँ पर भी डोमिनेंट एलील है कैपिटल वाई तो येलो बनाएगा, और अगर नहीं है तो क्या बनाएगा, वो ग्रीन बनाएगा। तो देखो यहाँ पर कैपिटल वाई है तो ये बनेगा येलो। यहाँ पर भी देखो कंडीशन है हेटेरोजाइगस, लेकिन एक डोमिनेंट एलील है तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, येलो प्रोजेनी बनेगा। यहाँ पर भी देखिए येलो, यहाँ पर भी बनेगा येलो। इसके बाद यहाँ भी कैपिटल वाई है तो येलो प्रोजेनी। अब देखिए यहाँ पर आ गया है स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई के लिए क्या बताया था हमने, ग्रीन बनाएगा, तो कैसा हो जाएगा ये ग्रीन। यहाँ पर भी कैपिटल वाई है तो येलो, यहाँ पर देखिए स्मॉल वाई है तो आउटकम क्या आएगा, ग्रीन। यहाँ पर कैपिटल वाई है तो येलो, यहाँ पर भी कैपिटल वाई है तो ये बनेगा येलो। यहाँ पर देखिए क्या है, स्मॉल आर है तो ये कैसा बनेगा, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई है तो कैसा बनेगा, येलो। यहाँ पर कैसा बनेगा, स्मॉल आर के होने से रिंकल्ड प्रोजेनी बनेंगी, और कैपिटल वाई की वजह से क्या बनेगा, येलो बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तो स्मॉल आर है फिर से तो कैसा बनेगा, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई के होने से कैसा बनेगा, येलो। और लास्ट वाले में ना आर डोमिनेंट है और ना ही वाई डोमिनेंट है तो कैसा बनेगा ये रिंकल्ड, और क्या बनेगा, ग्रीन। तो जहाँ भी स्मॉल वाई रहेगा तो वहाँ पर ग्रीन बनेगा। अब क्या करना है हमको, इसको जो जीनोटाइप है उसको फिनोटाइपिक रेशियो में लेके आना है। तो काउंट करते हैं, देखो राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे जीनोटाइप जो कैसे आ रहे हैं, राउंड एंड येलो, यानी कि दोनों ही एलील कैसे हैं, कम से कम यहाँ पर एक एक डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ऐसे वाले प्रोजेनी कितने बन रहे हैं, 9, कितने में से, 16 में से। ठीक है, इसके बाद अब कौन सा बचा, जहाँ पर देखो राउंड का जीन है लेकिन ग्रीन का जीन साथ में उसके है, तो देखो एक यहाँ पर बनेगा, एक देखो यहाँ पर बनेगा, और एक देखो यहाँ पर बनेगा, राउंड और ये ग्रीन, तो 3 बनेंगे। तो सीड कैसा होगा, राउंड होगा, और कलर कैसा होगा उसका, ग्रीन होगा। कितने बनेंगे, 16 में से 3 बनेंगे। फिर बचेंगे देखिए यहाँ पर 3 प्रोजेनी ये वाले, कौन से, रिंकल्ड हैं और येलो है, यानी कि शेप उनका रिंकल्ड है लेकिन कलर जो है वो डोमिनेंट फॉर्म वाला है, तो ये बनेगा रिंकल्ड एंड येलो। ये होंगे 3/16, तो 3 बनेंगे, और लास्ट एक बनेगा जिसमें कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है, तो ये बनेगा रिंकल्ड और ग्रीन 1/16। तो हमारा रेशियो क्या आया, 9 3 3 1। यही हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है जिसको हमको समझना होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस में हो सकता है वो राउंड येलो ना दे के ABCD कोई भी जीन दे दें, लेकिन आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर दिया है और कंडीशन उसके बाद में F1 की हेटेरोजाइगस बनेगी इस तरीके से कि दोनों एलील कैसे हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं, तो फाइनल जो हमारा आउटकम है वो कैसा बनेगा, 9331 बनेगा। तो आपको जो F1 का जीनोटाइप दिया गया है या जिन 2 प्लांट्स के बीच आप क्रॉस कर रहे हैं उसके जीनोटाइप को ध्यान देना है। जीनोटाइप के बिहाफ में क्या होगा, आपका फाइनल गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स के बिहाफ में क्या बनेंगे, आपके जो आउटकम्स हैं, चेकर बोर्ड है, इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए 1-2 क्वेश्चन होकर देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, अ ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस sperm with जीनोटाइप, सर बंद हो गया थोड़ा नीचे, अच्छा हाँ ठीक है, ये ऊपर बंद हो गया सर, ऊपर, अच्छा ठीक है। तो जीनोटाइप, ठीक है, कौन कौन जीनोटाइप बना रहा है ये, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B एंड स्मॉल a स्मॉल b, pertaining to diallelic characters in
इक्वल proportion. Now the question is, what is corresponding genotype? What is corresponding genotype of this person? इस पर्सन का जीनोटाइप क्या है? और आपके पास में जो आंसर्स हैं उस आंसर में आपका आंसर है कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। सेकेंड वन बी ऑप्शन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी। सी ऑप्शन कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। एंड द डी ऑप्शन स्मॉल ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ह्यूमन का मेल पर्सन है जिसके पास में 2 एलील बोल रहे हैं, अलग अलग एलील्स हैं, और इसके जो गैमेट्स हैं इनमें 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी डायरेक्ट क्रॉस में बताया, वहाँ पर आपके पास में अगर वो कंडीशन हेटेरोजाइगस वाली होगी दोनों ही एलील की, तब क्या बनते हैं? 4 टाइप के गैमेट बनते हैं। तो देखिए पहला बनाते हैं हम कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ से हमारे 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये हमको मिल गए 4 गैमेट। दूसरा जो ऑप्शन नंबर बी है इसको बना के देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एलील जो ए के हैं वो तो अल्टरनेट फॉर्म में हैं, लेकिन बी के जो एलील हैं वो क्या हैं? सेम टू सेम है। तो हम किसी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक बार बनेगा कैपिटल ए का कैपिटल बी के साथ कॉम्बिनेशन, और दूसरा बनेगा स्मॉल का कैपिटल बी के साथ कॉम्बिनेशन। तो केवल कितने बनेंगे? 2 ही टाइप के हमारे गैमेट जो यहाँ पर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हम जाते हैं। देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन सिर्फ उल्टी हो गई, यहाँ पर ए के एलील में कोई वेरिएशन नहीं है। तो कैपिटल ए दोनों ही एलील में आएगा, एक बार कैपिटल बी के साथ में और एक बार स्मॉल बी के साथ में। तो कितना बन रहा है? केवल 2 गैमेट। और लास्ट वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर एलील ए भी डोमिनेंट फॉर्म में है दोनों एलील, और कैपिटल बी जो दोनों सेम फॉर्म में है। तो यहाँ पर केवल एक ही टाइप का एलील बनेगा और एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, ए एंड बी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा? सही होगा। तो जो मैंने पहले बताया कि आपका F1 का जो कंडीशन हेटेरोजाइगस वाला है उसको आपको देख के इसमें थिंकिंग करना है कि हमारे गैमेट्स के टाइप कितने बन सकते हैं। तो यहाँ भी जो लॉजिक है वो आपको आंसर दे दिया गया पहले से, और आंसर देने के बाद में उसका स्टार्टिंग जीनोटाइप क्या है वो निकालने बोला गया है। तो A to Z एंड Z to A दोनों तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं।